मानव भूगोल की पिछली कक्षा में हमने देखा कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, अन्य विषयों से उसका संबंध क्या है। आज का जो हमारा लेक्चर का विषय है वो है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास। हम संक्षेप में देखेंगे मानव भूगोल के विकास का कालक्रम क्या रहा, कौन कौन से प्रमुख भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया। तो देखो, प्रारंभ से ही जो विषय रहा है भूगोल, उसका एक प्रमुख जो मुद्दा रहा है वो है मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है उनकी व्याख्या करना। इस व्याख्या को यदि हम कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तो हम उसमें 3 कालखंड देख सकते हैं। पहला, जिसको बोलते हैं एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या शास्त्रीय वर्णन का काल या खोज काल बोल सकते हैं, खोज काल, जिसमें खोज काल तक का समय सम्मिलित है। प्राचीन काल से लेके तब तक का समय जब खोजें लगभग पूरी हो चुकी थी, अर्थात 15वीं शताब्दी से लेके 18th सेंचुरी का जो मिड था उस तक। उसके बाद जो लेते हैं, हम लेते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल जिसमें जो मानव भूगोल है उसका वर्तमान स्वरूप प्रकाश में आया। और जो सबसे लेटेस्ट है वो है आपका उत्तराधुनिक काल। उत्तराधुनिक काल जो मुख्यतः आपका समानता पे, जेंडर ज्योग्राफी पे, इन पे ज़्यादा फोकस देता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। खोज काल में हम देखेंगे कि 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो समय है उसको हम सम्मिलित कर रहे हैं। अब प्राचीन काल के यदि हम भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो जैसे हम नाम ले थेल्स, एनेक्सिमेंडर, जो फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी हैं, थेल्स, एनेक्सिमेंडर। इन्होंने भूगोल का एज सच अध्ययन नहीं किया, लेकिन इनका जो लेखन है उसमें मानव पर वनस्पति और जो परिवेश है, पर्यावरण है, उसके प्रभाव का उल्लेख मिलता है। तो जलवायु और वनस्पति जो है, जलवायु और वनस्पति मानव को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका उल्लेख थेल्स और एनेक्सिमेंडर के लेखन में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हेरोडोटस, अरस्तु, हिकेटियस, इन सभी जोग्राफर्स ने, इन सभी भूगोलवेत्ताओं ने भी मानव भूगोल की कहीं ना कहीं पहचान की है। इन्होंने लिखा है भौतिक भूगोल पे अधिकतर, लेकिन मानव भूगोल को भी इन्होंने अपने भौतिक भूगोल में कुछ स्थान दिया है। जैसे हिकेटियस की एक बुक है जिस्पेरोडस, उसमें इन्होंने मानव व्यवहार का जलवायु के ऊपर प्रभाव दिखाया। इसके बाद स्ट्रैबो, टोलेमी, इन सब ने भी मानव भूगोल के बारे में बात की है। एक प्रमुख नाम है अरस्तु। अरस्तु ने 2 महाद्वीपों के मनुष्य की तुलना की। अरस्तु ने कहा कि एशिया के जो लोग हैं वो वैचारिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं, और जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं, यूरोपीय लोग हैं, वो उनमें विचारशीलता कम होती है, लेकिन वो निडर होते हैं। और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लोग हैं वो आपके आलसी होते हैं। और उन्होंने इसका कारण बताया जलवायु को। तो उन्होंने भी मानव को देखा कि मानव अपने परिवेश से या अपने जलवायु से या अन्य पर्यावरणीय कारकों से किस प्रकार प्रभावित होता है। इसके बाद में अब अरबी जो विद्वान हैं
उनके लेखों में देखोगे तो उन्होंने मानव पर्यावरण संबंधों का पर्याप्त उल्लेख किया है। उन्होंने पशुचारण करने वाली जनजातियों के बारे में बताया, कृषि की पद्धतियाँ उनको दर्शाया अपने लेखन में, शहरी औद्योगिक समाज, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि इस समय तक मानव भूगोल विषय का वैचारिक विकास, वैचारिक जो दार्शनिक आधार है वो तैयार नहीं हुआ था, लेकिन इस खोज काल में मानव भूगोल को एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ। उसमें जो भौगोलिक खोजें हुई, उनसे उनको नई लोगों की नई आदतों के बारे में पता लगा, लोग कैसे समायोजित होते हैं अपने परिवेश से, उसके बारे में पता लगा। तो ये जो कालखंड था, खोज काल, इसमें बेसिकली भौगोलिक ज्ञान की मात्रा और गुणवत्ता में विस्तार हुआ। अज्ञात दुनिया के विभिन्न भागों में जो लोग रह रहे थे उनके बारे में पता चला। और मुख्यतः ये जो कालखंड था, ये भूगोल का वो समय था जब जिसमें भूगोलवेत्ता स्थानिक वितरण और स्थानों की खोज कर रहे थे। ये देखने का समय था जिसमें वो देख रहे थे कि किस जगह पे क्या उत्पादित होता है, कौन से संसाधन कहाँ पे मिलते हैं। तो मानव भूगोल का एज सच इसमें इतना वो रहा नहीं, लेकिन भूगोल के विकास में मानव को भी पर्याप्त स्थान इस कालखंड में दिया गया। इसी समय इसके एंड में जब आप देखोगे, लगभग बर्नहार्ड वरेनियस, इस कालखंड का जो अंत ही मान सकते हैं आप, उसमें उन्होंने जो बुक लिखी अपनी, उसमें उन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्षेत्रीय और सामान्य भूगोल है। मानव भूगोल को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक रीजनल ज्योग्राफी और दूसरा सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। वरेनियस ने एक क्षेत्रीय भूगोल बोला, रीजनल ज्योग्राफी, और दूसरा सामान्य भूगोल। तो वरेनियस जब सामान्य भूगोल की बात करते हैं तो उसमें वो मानव भूगोल का भी वर्णन करते हैं, मानव भूगोल को भी पर्याप्त स्थान देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो खोज काल था, इसमें मानव भूगोल के व्यवस्थित या वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी गई। अब जो मेन काम हुआ भूगोल का, वो हुआ आधुनिक काल में। आधुनिक काल में मानव भूगोल को पर्याप्त महत्व दिया गया, क्योंकि अन्वेषण या खोजों का जो काल था समाप्त हो चुका था। और इस समय जो भूगोल को, मानव भूगोल को या भूगोल को जो दार्शनिक आधार दिया गया, वो दिया गया कांट द्वारा, इमैनुअल कांट द्वारा। कांट ने भूगोल को 5 शाखाओं में या 5 भेदों में डिवाइड किया। उन 5 में है आपका है प्राकृतिक भूगोल, नेचुरल ज्योग्राफी। उसके बाद में है नैतिक भूगोल, नैतिक भूगोल हो गया, प्राकृतिक भूगोल हो गया, गणितीय भूगोल, व्यापारिक भूगोल और आपका राजनीतिक भूगोल। इसमें आप देखोगे नैतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, इसमें जो मेन वेरिएबल है, मेन जो एक्टर है, वो कौन है? मानव है। तो इसको आधार दिया इन्होंने। इसके बाद में जो भूगोल का क्लासिकल एज चालू होता है, जिसमें जो है आपके हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और रिटर, कार्ल रिटर, इन दोनों भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास की नींव रखी। इनकी जो बुक्स हैं, इनकी जो फेमस बुक्स है, वो एक कॉस्मोस और इनकी है अर्धकुंडे। तो इन्होंने भूगोल की जो वैज्ञानिक शाखा के रूप में भूगोल की एक नींव रखी। और ये आपका जो इन दोनों का काल था, ये था शास्त्रीय काल। और इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक इसी वजह से कहा जाता है।
और इन्हीं की वजह से भूगोल है एक विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित हुआ। और आपके जो कार्ल रिटर हैं, ये पहले प्रोफेसर बने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। भूगोल के पहले प्रोफेसर बने 1820 में। 1820 में ये भूगोल के अध्यापन में फॉर्मल रूप से जुट गए। इसके बाद में ये आपका जर्मन स्कूल से संबंधित हैं दोनों, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट जो है उससे संबंधित है। इसके बाद में ये जो विकास क्रम है इसको आगे बढ़ाया विडाल डी ला ब्लास ने। इन्होंने ये किया फ्रांस में रहते हुए, और फ्रांसीसी स्कूल डेवलप की। अब बाद में बात करेंगे जर्मन जो थे नियतिवादी थे, फ्रांसीसी थे वो संभववादी थे, उसको हम डिटेल में देखते हैं। अब जब आप मानव भूगोल के इतिहास की बात करते हो तो पहले जो था प्रारंभिक जो भूगोल था उस पर मानव भूगोल इतना प्रभावी नहीं था। जो मेन जो हावी भूगोल था वो था भौतिक भूगोल। क्या था? भौतिक भूगोल मानव भूगोल पर हावी था, और मानव भूगोल का विकास काफ़ी धीमा था। हालांकि भौतिक भूगोल में भी मानव और उसके भौतिक पर्यावरण और उनके मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता था। आप देखोगे जो हम्बोल्ट की बुक है कॉस्मोस और रिटर की जो है अर्धकुंडे, उन्होंने किया, उसमें मानव भूगोल को पर्याप्त स्थान दिया, लेकिन उनका जो मेन फोकस था वो भौतिक भूगोल पे था। पहले भूगोल क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं और संसाधनों के वितरण और उनके वर्णन से संबंधित था। संसाधनों का वितरण और वर्णन, संसाधनों का वितरण कहाँ पे है और उस वितरण का वर्णन, जैसा कि खोज काल में भी यही किया गया था। उसमें केवल मैप्स पे ज़्यादा फोकस था। जो जो ट्रेड रूट्स थे उनका पता लगाना, कहाँ पे कौन से संसाधन है उनका पता लगाना। तो मेन जो फोकस अभी तक रहा वो संसाधनों के वितरण और वर्णन पे था। लेकिन अभी आधुनिक काल में सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाने लगा। अब मानव भूगोल का जो जनक है, जिनको मानव भूगोल के जनक कहा जाता है, वो हैं आपके फ्रेडरिक रेडजेल के आने के बाद इनकी बुक है एंथ्रोपोजोग्राफी। तो ये 1882 में एंथ्रोपोजोग्राफी के रूप में फ्रेडरिक रेडजेल के कार्य मानव भूगोल के लिए मील का पत्थर बन गए। ये रेडजेल को शिक्षा में व्यापक प्रचार और स्वीकार्यता के साथ ही आधुनिक मानव भूगोल के पिता या संस्थापक के रूप में पहचान देती है। ये जो बुक है इनकी, इसमें इनका जो योगदान है उसके कारण से ये मानव भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी बेसिकली मानव समाज और भौतिक पर्यावरण और उसके संबंधों का अध्ययन का संश्लेषण है। वही चीज़ जो मानव भूगोल बात करती है, ये संश्लेषण है मानव समाज और भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का। मानव समाज और भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का संश्लेषण है। यही कारण है कि इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेडजेल की एक और बुक आई 1897 में। उस बुक का नाम था पॉलिटिकल ज्योग्राफी। उस बुक का नाम था पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसमें इन्होंने मानव को पर्याप्त महत्व दिया। ऑब्वियसली पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मानव ही फोकस में था, फोकल पॉइंट जो था मानव ही था। और ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी आने के बाद में पर्यावरणीय निश्चयवाद, नेशनलिज्म, इन सब को इसमें दिखाया गया। और ये जो था आपका सोशल डार्विनिज्म से प्रभावित था, जिसको सामाजिक डार्विनवाद भी कहते हैं। सामाजिक डार्विनवाद, ये आने के बाद में मानव भूगोल को काफ़ी ज़्यादा मानव भूगोल पर काफ़ी ज़्यादा वो ध्यान दिया जाने लगा। अब ये जो देखो इसमें क्या हुआ,
कि जो सोशल डार्विनिज्म है वो दिया गया था आपका हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। एक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा 19वीं शताब्दी में डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विन का थ्योरी था क्रम विकास का जो सिद्धांत था, इवोल्यूशन का जो उनका सिद्धांत था, उनको समाज पे लागू करते हुए सोशल डार्विनिज्म वर्ड दिया गया, सामाजिक डार्विनवाद दिया गया, सामाजिक डार्विनवाद। इसको हम डिटेल में नहीं देखते हैं, बट बेसिकली ये क्या था, डार्विन की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी उसको समाज पे लागू किया गया, जो ये बताता है कि समय के साथ में जो पौधे हैं, जंतु हैं, मानव हैं, सभी सरल से जटिल होते गए हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्यतम है वो ही उत्तरजीविता अपने अस्तित्व को जिंदा रख पाएगा। योग्यतम के अस्तित्व की ये बात करता है। तो इसने जो सामाजिक परिवर्तन है इनको ट्रिगर किया। इसने नियतिवाद को प्रोत्साहित किया, निश्चयवाद को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो सोशल डार्विनिज्म ने आधुनिक काल में मानव भूगोल को एक पहलू प्रदान किया और उसको पर्याप्त महत्व का विषय सभी के लिए बना दिया। अब इसके बाद में रेटजेल की जो शिष्या थी एलन चर्चिल सैम्पल, उसने इस विचार को आगे बढ़ाया जो मानव और उसके क्रियाकलापों को निर्धारित करने में पर्यावरण के महत्व को दर्शाती हैं। चर्चिल सैम्पल जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इन्होंने भी पर्यावरणीय निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का पक्ष लिया। और मानव की जो भूमिका इन्होंने बताई वो निष्क्रिय भूमिका बताई। पर्यावरण इसमें एक प्रभावी कारक है और मानव की भूमिका इन्होंने निष्क्रिय बताई। ऐसा ही जो विचार था हंटिंगटन का था। हंटिंगटन ने जो बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसने मानव भूगोल को नए आयाम दिए। ये जो इनकी बुक थी इसमें जलवायु को समाज, संस्कृति और इतिहास को आकार देने के प्रमुख कारक के रूप में बताया गया। इन्होंने जलवायु को एक प्रमुख कारक माना जो किसी समाज, संस्कृति और उस जगह के इतिहास कैसा होगा उसको प्रभावित करने वाले कारक के रूप में माना। वस्तुतः ये भी नियतिवादी थे क्योंकि ये पर्यावरण पर इनका महत्व, क्योंकि जलवायु पर्यावरण का एक अंग है तो पर्यावरण पर इनका महत्व ज़्यादा था। अब ये मैंने बात की रेटजेल की, सैम्पल की और हंटिंगटन की। इन्होंने मानव भूगोल को नियतिवादी विचार बनाया, पर्यावरणीय निश्चयवाद को इन्होंने प्रमोट किया। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और प्रसंभववाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद, इनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मानव भूगोल का विकास जो हुआ उसके भी उसके कालखंड को आप देखोगे तो उसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद आया। देखो सबसे पहले तो आप देखोगे इसमें भौतिक भूगोल प्रभावी रहा। भौतिक भूगोल के साथ में मानव भूगोल का थोड़े आपके रिटर और हमबोल्ट ने मानव भूगोल को थोड़ा ध्यान दिया उस पर। उसके बाद में 1882 में एंथ्रोपोजोग्राफी आने के बाद में मानव भूगोल को पर्याप्त स्थान दिया जाने लगा। उसके बाद में जब सोशल डार्विनिज्म आया, सामाजिक डार्विनवाद आया, उसके बाद में योग्यतम की उत्तरजीविता की वजह से मानव को प्रमुख एक एजेंट के रूप में, प्रमुख कारक के रूप में माना जाने लगा। उसके बाद में सैम्पल और हंटिंगटन ने पर्यावरण और मानव के अंतर संबंधों की बात की। तो इसी समय इसके विरोध में पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार की प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रांस में विडाल डी ला ब्लाश ने, उनकी पुस्तक का नाम भी था प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमैन या प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के सिद्धांत में, उन्होंने कहा कि मानव पर्यावरण संबंधों में जो मानव है उसकी भूमिका सक्रिय है और यही जो सक्रिय भूमिका थी इसने संभववाद को जन्म दिया। इसने किसको जन्म दिया?
संभववाद को, जहाँ क्या होता है, मानव प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, प्रकृति कुछ सीमाएं निर्धारित करती है और उन सीमित, उन निर्धारित सीमित सीमाओं के अंदर, उनके भीतर मानव अपने पर्यावरण को संशोधित करता है और अवसरों का निर्माण करता है। तो ये था ब्लास का पॉसिबिलिज्म। इसको ब्रून्स ने प्रमोट किया। विडाल डी लाब्लास के शिष्य थे जीन ब्रून्स, उन्होंने इसको प्रमोट किया। इसके बाद में एक भूगोलवेत्ता हुए ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने कहा रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। उनका विचार आया रुको और जाओ निश्चयवाद, ग्रिफिथ टेलर ने। इसको न्यो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद भी कहते हैं, जो मनुष्य को सक्रिय तो मानता है, लेकिन ये बात करता है प्रकृति के साथ मिलकर आगे बढ़ने की। ये तकनीकी की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, ये भी एक सीमा में काम करती है। तो ये बेसिकली दोनों विचारों का मेल है, ऐसा बोल सकते हैं। जो आपके दोनों विचार हैं, संभववाद और नियतिवाद, उन दोनों का जो मध्य है, वो मध्य बिंदु बोल सकते हैं, या जो संश्लेषण है वो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, रुको और जाओ संभववाद है। अब इनके बाद में, इन विचारों के बाद में मानव भूगोल में आप देखोगे तो इसके बाद के दशकों में क्षेत्रीय अवधारणा और क्षेत्रीय भूगोल का उदय हुआ। उसमें क्या किया गया कि भौतिक और जो पर्यावरणीय पहलू हैं, दोनों को साथ में रखते हुए विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जो स्टडीज़ हो रही थी, मतलब एरिया स्पेसिफिक स्टडीज़, मतलब क्षेत्र विशेष की अध्ययन पर जोर दिया गया। अर्थात क्षेत्रीय भूगोल था वो ज़्यादा केंद्र में था, अध्ययन के केंद्र में क्षेत्रीय भूगोल था। इसका नुकसान क्या हुआ कि भूगोल में वैज्ञानिक उपागम का अभाव हो गया, अर्थात थ्योरी बिल्डिंग का काम नहीं हुआ, सिद्धांत नहीं बन रहे थे। तो इस वजह से डिमांड की जाने लगी कि जो मॉडल्स हैं या सिद्धांत हैं, उनको भूगोल में होना चाहिए, क्योंकि भूगोल को साइंस बनाए रखने के लिए उसमें सिद्धांतों का होना ज़रूरी है, या कुछ ऐसे दृष्टिकोणों का होना ज़रूरी है जो यूनिवर्सल हों, मॉडल्स का होना ज़रूरी है। तो इस वजह से भूगोल का जो विषय क्षेत्र था, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे मॉडल और सिद्धांत आए, जैसे वॉल्टर क्रिस्टालर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी आया, सेटलमेंट से संबंधित जो है क्रिस्टालर का है ये सिद्धांत, क्रिस्टोलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी आया। उसके बाद में रेवनस्टीन का बहुत सारे पॉपुलेशन स्टडीज़ में, डेमोग्राफी में बहुत सारे माइग्रेशन थ्योरीज आए हैं, जैसे उनमें रेवनस्टीन का मॉडल है, ली का मॉडल है, जेलेंस्की का मॉडल है, जीके जिफ का मॉडल है, स्टोफर का मॉडल है। तो बहुत सारे थ्योरीज आए। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, हेगस्टैंड का मॉडल है। तो इस समय भूगोल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तरीक़ों का पालन किया जाने लगा, स्टैट्स का उपयोग किया जाने लगा, सांख्यिकी का उपयोग किया जाने लगा, और मानव भूगोल में सांख्यिकी उपागम का विस्तार हुआ, और मानव भूगोल में मॉडल बिल्डिंग का काम हुआ। नया कुछ हुआ नहीं, बस मॉडल बिल्डिंग ही चल रहा था। और 1950 के दशक तक मानव भूगोल में किसी कोई नया विकास की वो हुई नहीं, और भूगोल मुख्य रूप से क्षेत्रीय विभेदीकरण या कोरोलॉजिकल स्टडी था, क्षेत्रक्रम का अध्ययन था। इसके बाद में आपका भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आई।
क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जो हुआ आपका, इसमें क्या हुआ कि इसमें भौगोलिक अनुसंधानों में जो कोजल रिलेशनशिप हैं उनको समझने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का उपयोग हुआ जाने लगा। ठीक है, और कंप्यूटर और इन सब के अध्ययन से गणितीय मॉडल विकसित किए जाने लगे। अब आधुनिक काल में मात्रात्मक क्रांति में मैथ्स का, स्टैट्स का, मॉडल बिल्डिंग का, इनका इतना अधिक उपयोग किया जाने लगा कि जो मानव है उसकी भूमिका को केवल आंकड़ों से देखा जाने लगा, केवल फैक्ट से, केवल मॉडल से देखा जाने लगा। और उसके जो इमोशंस हैं, उसका जो व्यवहार है, उनके ऊपर या जो सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक व्यवहार्यता है, उनको इतना फोकस में नहीं रखा गया। तो इसके मात्रात्मक क्रांति के प्रतिक्रिया स्वरूप भूगोल में आमूल परिवर्तनवादी भूगोल, या मानव भूगोल में हम कहें एक रेडिकल ज्योग्राफी का जन्म हुआ। रेडिकल ज्योग्राफी आई। रेडिकल ज्योग्राफी को मार्क्सवादी भूगोल भी कहा जाता है कभी कभी। मार्क्सवादी भूगोल का जन्म हुआ। ये जो नई उभरती ब्रांच थी भूगोल की, इसकी कई उपशाखाएं थी, जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहारिक भूगोल, इसमें व्यवहारिक भूगोल। इसके बाद में आपका जैसे सामाजिक और कल्याण भूगोल, सोशल एंड वेलफेयर ज्योग्राफी इसको बोलते हैं, सामाजिक कल्याण भूगोल। ये जो विषय थे, ये जो भूगोल, मानव भूगोल की जो प्रकृति, इसमें है मानवतावादी भूगोल। इसमें जो मेन फोकस था, इसमें ये था कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, गरीबी, भुखमरी, अभाव, कुपोषण, स्वास्थ्य, अपराध, आय का वितरण कैसा हो, आय के वितरण में समानता, शिक्षा, जो सामाजिक समस्याएं थी उनको उनको कैटर किया गया, उनको उनके ऊपर ध्यान दिया गया। और ये ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मानव भूगोल का रेडिकल ज्योग्राफी आने से पहले जो मेन फोकस था वो मात्रात्मक क्रांति पे था। और मात्रात्मक क्रांति के समय के समय इन समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा गया था, और सामाजिक न्याय और समानता की बात उस समय नहीं की जा रही थी। तो रेडिकल ज्योग्राफी आने के बाद में इस तथ्य पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि विषय ऐसा हो जो सामाजिक समस्याओं को या समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। तो इस वजह से रेडिकल ज्योग्राफी अस्तित्व में आई। अब आप समग्र कल्याण पे ये सब केंद्रित था। और इसके जो प्रमुख योगदानकर्ता थे उसमें थे डीएम स्मिथ थे, इसके बाद में डेविड हार्वे, ये प्रमुख रेडिकल ज्योग्राफर थे। डीएम स्मिथ थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी ए वेलफेयर अप्रोच, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। तो ये आपके वेलफेयर ज्योग्राफी जो थी, कल्याण भूगोल थे, उसमें इनका योगदान रहा। डेविड हार्वे ने भी उसी फील्ड में काम किया, मानवतावादी भूगोल में इन्होंने काम किया, सोशल जस्टिस पे काम किया। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है सोशल जस्टिस एंड द सिटी, का नाम है सोशल जस्टिस एंड द सिटी। ये आपकी 1973 में शायद आई थी। इसमें उन्होंने सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात की। और ये जो इसमें हम जो मात्रात्मक क्रांति के बाद में जो सोशल और वेलफेयर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, उत्तर आधुनिक काल में इसी विषय को लेके असमानता, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, सबॉल्टन सोसाइटी, इन विषयों को लेके उत्तर आधुनिक भूगोल का विकास हुआ। तो
उत्तर आधुनिक भूगोल क्या करता है, इसमें भूगोल में नई विषय सामग्री आई, और भूगोल का जो विषय क्षेत्र था, मैं जब भी यहाँ भूगोल बोल रहा हूँ उसका मतलब मानव भूगोल से है। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र था वो विस्तृत हुआ और वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी बन गया, अंतर अनुशासनिक, मतलब उसमें और भी सब्जेक्ट्स को उन्होंने सम्मिलित कर लिया। ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी से आपने लिया जेंडर ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस की बात ली, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस से हमने फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में फिर इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो फिर जियो पॉलिटिक्स आ गया। तो बहुत सारे नए विषय, जैसे आपका एक हो गया भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स आ गया, डेवलपमेंट स्टडीज़, विकास अध्ययन आ गया, विकास की बात करने लग गए, अंडर डेवलपमेंट की बात करने लग गए, असमानता, सामाजिक न्याय, ये जो नए विषय थे ये आपके आने लगे। और 1980s के उत्तरार्ध में ये आप बोल सकते हो कि उत्तर आधुनिक काल प्रारंभ हुआ, जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है या किसी अन्य विषय, समाजशास्त्र का या मनोविज्ञान का या अन्य विषय का कार्य क्षेत्र है। तो इस समय क्या हुआ कि 1980s के उत्तरार्ध में भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक परिदृश्य, स्थान, स्थिति और जो पैमाना था, उसकी पृष्ठभूमि में मानव भूगोल ने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो मानविकी का जो दर्शन है उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। और इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो, स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके, लैंगिक विभेद कम हो, जो रंग भेद है या जो बायसनेस है सोसाइटी में उसको कम किया जा सके, और मतलब ऐसा विषय विकसित हो, ऐसा भूगोल विकसित हो जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, समता, समानता, न्याय को प्राप्त करना हो। और इसमें यदि आप देखोगे भूगोलवेत्ता, तो उनमें प्रमुख नाम आप देखोगे तो उसमें है माइकल डियर है एक, देन आप एडवर्ड सोजा, जिनका स्पेस और प्लेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड हार्वे, जो आपके रेडिकल ज्योग्राफर भी रहे हैं, डेविड हार्वे। ये प्रमुख योगदानकर्ता थे जिन्होंने मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसको और अधिक न्यायपूर्ण और सामाजिक बनाया। तो इतना ये मैंने आपको जो बताया, ये उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सदैव ही मानव भूगोल का एक पार्ट रहा है। जब से भूगोल उत्पन्न हुआ, भूगोल प्रारंभ हुआ, तब से मानव भूगोल उसका एक केंद्र में रहा है। लेकिन वो है कि कभी फोकस में आता है, कभी फोकस में नहीं रहता। तो प्रारंभ में भौतिक भूगोल जो था वो केंद्रित था भौतिक भूगोल के चारों तरफ। कालांतर में समाज की बात की जाने लगी, परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश की मैं बात करूं, सांस्कृतिक परिवेश की बात की जाने लगी, समता की बात की जाने लगी, न्याय की बात की जाने लगी। और ये सब क्यों किया जाने लगा? क्योंकि सामाजिक आवश्यकता विषय को ऐसा रूप देने की थी जिसमें जो भूगोल है उसका मानवीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सके। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल का प्रारंभ से ये केंद्र बिंदु रहा है। प्राचीन काल में वो केवल स्थानिक वितरण तक सीमित था। आधुनिक काल में नियतिवाद, नवनियतिवाद, संभववाद आदि विचारधाराओं में उसका कार्यक्षेत्र, उसकी प्रकृति परिवर्तित होती रही। वर्तमान समय में जो केंद्र है भूगोल का, वो भौतिक भूगोल से अधिक मानव भूगोल की ओर झुकाव प्रतीत होता है। और इसका कारण क्या है?
इसका कारण है सामाजिक संबद्धता और समाज को जो मूल्य हैं या समाज को जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में भूगोल कितना कितना सार्थक योगदान दे सकता है। इसके कारण अब देखोगे कि भूगोल में वर्तमान में मानव भूगोल पर अधिक फोकस है, और ये मानव भूगोल का ये विभिन्न जो शाखाएं हैं या जो क्षेत्र हैं इनके ऊपर फोकस मानव भूगोल को या भूगोल को अधिक समावेशी बनाता है, एक समावेशी विषय बनाता है, एक अंतर विषय उसको ब्रांच बनाता है। ठीक है, तो ये है कि वर्तमान में ऐसे डिसाइड करना डिफ़िकल्ट है कि ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है या ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है, क्योंकि अभी उत्तर आधुनिक काल में सभी विषय चाहे वो साइंस के हों, प्योर साइंसेस के हों, सामाजिक विज्ञान के हों या मानविकी के हों, उनका जो दर्शन है वो मानव केंद्रित हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि मानव भूगोल का ओवर द पीरियड कैसे विकास हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद की। थैंक यू।